बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। आज के लेक्चर में हम वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो हम शुरू से बातें कहते रहे हैं कि वेव्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वेव्स की, उनके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। वेव्स में जैसे एक है रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, एक इंटरफेरेंस थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और डायफ्रैक्शन ये डिस्कस करनी है, और फिर लास्ट में पोलराइजेशन जो कि सिर्फ हमारे पास ट्रांसवर्स वेव के लिए एग्जिस्ट करती हैं। तो आज इस लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को डिस्कस करना है। ये दो इनके हम कुछ एनालिटिकल प्रूफ्स को देखेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या इनके बीच फिज़िक्स इन्वॉल्व है, और मैथमेटिकल मॉडलिंग से कुछ हेल्प ली जाएगी। रिफ्लेक्शन में या रिफ्रैक्शन में आपको पता है कि जो इंस्ट्रूमेंट आपको चाहिए होता है जिसकी मदद से आप ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, वो मिरर होता है अगर हम लाइट वेव की बात करें। और नॉर्मली जो वेव है इसको फिर हम रे के लफ्ज़ से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर हम लाइट में कहते हैं तो एक हमारे पास इंसिडेंट रे होगी और एक हमारे पास रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे होगी, ठीक है। इसी तरह से एक एंगल इंसिडेंस एंगल और एक हमारे पास रिफ्रैक्टेड या रिफ्रैक्टेड एंगल होगा, थीटा 1 या थीटा 2 या थीटा प्राइम भी हम कह सकते हैं। मीडियम की जिस तरह से हम बात करते हैं तो मीडियम हमारे पास फिर दो हो जाएंगे, एक रेयर मीडियम होगा और एक हमारे पास टेंसर मीडियम कहलाएगा। और इस तरीक़ाकार को हमने ऑब्ज़र्व करना है। जैसे मैं अगर एक लॉ के मुताबिक इसको लिखूँ, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है बड़ा फेमस, आपने प्रीवियस ग्रेड्स में पढ़ा होगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि नॉर्मली कहलाता है थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और इसी तरह से अगर हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन की बात करें तो ये बेसिकली होता है साइन ऑफ थीटा 1 विद द n1 इज इक्वल्स टू n2 साइन ऑफ थीटा 2। इसमें n1 या n2 क्या है, ये आपके पास इंडिसेस ऑफ रिफ्रैक्शन होते हैं, और इस n को फिर हम यूं भी कैलकुलेट कर सकते थे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द वैक्यूम टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द मीडियम। और ये भी याद रखिएगा कि ये जो लेमडा है ना, n, मैं इधर लिख देता हूँ, ये जो n होता है ये बेसिकली वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू लेमडा। और एक इसका इम्पॉर्टेंट ग्राफ हम हायर क्लासेस में भी देखते हैं कि वेवलेंथ का वर्सेस ग्राफ एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ होता है, और ये इस तरह से कोई प्रोपोर्शनल इनवर्स प्रोपोर्शनलिटी शो करते हैं। तो ये जो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, इसके बारे में अब हम अगर हम स्टार्ट करें तो उससे पहले एक छोटा सा मतलब एक क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं, या पहले इसका प्रूफ देख लेते हैं। जो ये दो लॉज हमने पढ़े हैं, थीटा 1 इज इक्वल्स टू थीटा 2 और n1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू n2 साइन थीटा 2, जिसको हम फेमस नेल्स लॉ भी कहते रहे हैं। एक और भी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो कि आपको पता होना ज़रूरी है, वो था हैगन्स प्रिंसिपल, जिसके अंदर हम ये ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के लिए होता है कि जब भी कोई वेव ट्रेवल करती है तो वो वेव उसका एक, उसके ऊपर हम डिफरेंट जो पॉइंट्स मार्क करते हैं, ये उसके वेव फ्रंट कहलाते हैं। अब अगर कोई ऑब्स्टिकल आगे आ जाए तो जब वेव इसके साथ स्ट्राइक करेगी और जब इससे वापस सेकेंडरी वेवलेट बनेगी, तो वो इसमें से जो पॉइंट, फॉर एग्जांपल ये जो पॉइंट था, ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं जो कि पास कर रहे हैं, इसमें से ये पॉइंट जो है जब इसमें से मूव करेगा तो ये पॉइंट एक सेकेंडरी वेवलेट की तरह बिहेव करेगा। ये हैगन्स प्रिंसिपल था। और इसके अंदर जो है ना, फिर हमने जिस चीज़ों को कैलकुलेट करना है इसी मदद से। एक और बात इंपॉर्टेंटली याद रखिएगा, ये रिमाइंडर के तौर पे ये है कि जब भी हम दो मीडियाज़ की बात करते हैं, फॉर एग्जांपल ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, तो जब हम एक रे को एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ ट्रेवल करवाते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक रे है जो कि इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी, तो इसका एंगल ये वाला हम नहीं लेते,
इसमें हमेशा एंगल जो होता है वो नॉर्मल सरफेस से हम एक नॉर्मल ड्रा करते हैं, तो ये नॉर्मल से एंगल लिया जाएगा। इसका मतलब है कि एंगल फिर हम ये वाला कंसीडर करेंगे, और इस तरह से अगर ये रे इस तरफ जा रही है तो उसका एंगल जो होगा वो रिफ्रैक्शन का वो ये वाला कंसीडर होगा, जिसको हम थीटा प्राइम, या इसको अगर हम थीटा कह रहे हैं तो ये थीटा प्राइम। तो ये एक छोटी सी गलती होती है जो नॉर्मली स्टूडेंट्स कर देते हैं बाज़ औक़ात। अच्छा, एक स्नेल्स लॉ से रेलेवेंट एक छोटा सा क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आगे करते हैं कि अ लाइट बीम in air is incident on the plane surface of a block of a quartz and makes an angle of theta 30 degree with the normal. The beam contains two wavelengths. एक तो थीटा आपको वो दे रहा है कि 30 डिग्री है विद द नॉर्मल, और फिर वो कह रहा है कि दो वेवलेंथ्स हैं, एक है 400 नैनोमीटर्स और एक है आपके पास 500 नैनोमीटर्स। The indices of refraction for quartz at these wavelengths are 1.4702 and 1.4624। ये समझ लें कि ये N1 है और ये जो है ये आपके पास N2 है, दो मीडियाज के लिए। What is the angle between the two refracted beams? तो इसको हम जब यूज़ करेंगे ना, तो अब ये रिफ्रैक्टेड बीम्स की बात कर रहे हैं तो इसमें स्नेल्स लॉ हमने इस्तेमाल करना है, ठीक है। और इसमें एयर के लिए जो है ना, आप N1 को 1 ले लेंगे, क्योंकि एयर के लिए हम रेफरेंस पॉइंट के तौर पर N1 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 1 लेते हैं। तो यहाँ से जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये इसकी जगह पे 1, और यहाँ पर आपने एंगल ऑफ 30 डिग्री पुट करना है इसकी जगह पर, क्योंकि एयर के साथ वो बना रहा है। तो यहाँ से फिर N2 जो है क्वार्ट्स है, तो क्वार्ट्स के लिए आपको एन ये 400 वेवलेंथ के लिए आप पहले पुट करेंगे 1.4702 इस पॉइंट के ऊपर, और थीटा की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आपके पास आ जाएगी 119.88। अच्छा, अब जो दूसरे वाला है उसके लिए जब आप 500, ये 400 के लिए आपने किया है, तो 400 के लिए उसी तरह से N1 की वैल्यू 1 पुट करनी है, इसकी जगह पे 30 पुट करना है। तो जब आप यही काम करेंगे तो N2 की जगह पर आप 1.4624 पुट करेंगे, तो N2 जो होगा 400 के लिए, सॉरी 500 के लिए आ जाएगा 19.99। तो इसका मतलब है अगर इन दो एंगल्स का हम डिफरेंस देखें तो वो θ2 माइनस θ1, तो वो तकरीबन आपके पास आ जाएगा 0.11 डिग्री। तो ये जो है ना शॉर्टर वेवलेंथ, इसका मतलब है कि लार्जर एंगल पर बेंड होती है। शॉर्टर वेवलेंथ जो होगी उसका एंगल हमेशा ज़्यादा होगा, इससे हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस कानून के मुताबिक। चलें थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पहला एक प्रूव करते हैं, जो कि है हमारा फर्मीट्स प्रिंसिपल। इसमें हम एक लाइट रे लेंगे जो ट्रेवल करेगी एक फिक्स पॉइंट से और दूसरे फिक्स पॉइंट पर उसने पहुंचना है, और वो जो पाथ इसके दरमियान में फॉलो करेगी वो बेसिकली जो है ना उसको उसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अनचेंज्ड है। लेग मतलब मैं आपके सामने ड्रा कर देता हूँ कि ये सपोज करें कि एक सरफेस है, एक मिरर टाइप ले लें आपकी, ये यहाँ पर आप दो सरफेसेस कंसीडर करेंगे, एम एम प्राइम आप लेट से ले लें। एक रे आई, वो इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है। अब यहाँ से हम एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, तो जब वो इससे पॉइंट से निकली तो वो लाइक इस डायरेक्शन में मूव करती है। अब नॉर्मल से मैंने एंगल आपको पहले बताया था कि हम यहाँ से लेंगे θ1, तो ये जो एंगल होगा ये वाला कहलाएगा इसका θ1 का प्राइम ले लें या θ2 ले लें। अब ये आपके पास रे थी, ए इस पॉइंट से स्टार्ट हुई, इस पॉइंट को आप लेट से पी कह देते हैं और ये पॉइंट जो है इसको आप बी कह देते हैं। तो ये पाथ आपने फॉर्मेट्स प्रिंसिपल में फाइंड आउट करना है। अच्छा, ये टोटल डिस्टेंस अगर आप इसको एक्स एक्सिस पे यहाँ से लेकर यहाँ तक ले लेना, तो इसको आप कह सकते हो कि लाइट से इट इज़ स्मॉल डी डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और ये जो डिस्टेंस है ए से लेकर इस पॉइंट तक इसको हम एक्स कह देते हैं, और ये जो डिस्टेंस है रिमेनिंग वाला, तो अब ये इस टोटल में से हम फिर इसको माइनस कर लेते हैं।
ठीक है, ताकि अब इसका मतलब है कि जो डी है ना दैट इज एक्स प्लस डी माइनस एक्स, तो इट इज इक्वल्स टू डी। अच्छा जी, अब हम ये करते हैं कि ये यहाँ से अगर हम एक पॉइंट, क्योंकि हम बेसिक मैथमेटिक्स से इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हमने परपेंडिकुलर्स ड्रा कर लिए हैं। ये जो डिस्टेंस है ना परपेंडिकुलर, इसको आप लेट से ए कह दें और इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को आप बी कह दें। अच्छा जी, अब अगर ये वाला एंगल थीटा वन है ना, तो ये एंगल भी ट्राइंगल रूल के मुताबिक थीटा वन ही कहलाएगा। और इसी तरह से ये वाला भी आपके पास थीटा वन प्राइम, इसको ना नॉर्मली हम जी एंगल्स भी कहते हैं। अगर ये एंगल आपके पास थीटा है तो ये नीचे वाला एंगल भी इसका थीटा ही होगा, इसको जी एंगल्स भी नॉर्मली बाज़ जगहों पे कहा जा सकता है। अच्छा जी, अब रे जो ट्रेवल्ड है वो कौन सी है, यहाँ से ये और इस पॉइंट से वापस इस पॉइंट तक। तो इस टोटल डिस्टेंस को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ विद द हेल्प ऑफ ट्राई एंगल्स, तो ये जो डिस्टेंस है ए से लेकर पी तक, इट कुड बी ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, ट्राइंगल रूल के मुताबिक ना, तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस है, परपेंडिकुलर और पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस स्क्वायर। सिमिलरली जब इस पॉइंट पे लगाएंगे तो इसका जो डिस्टेंस आ जाएगा वो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर अंडर रूट। अच्छा जी अगर मैं टोटल लेंथ की बात करूं तो अब टोटल लेंथ मैं निकाल सकता हूं जो कि ये ट्रेवल्ड हुई है। रे ने एक्चुअली जो टोटल लेंथ ट्रेवल की है इन दो मीडियाज के दरमियान, दैट इज इक्वल्स टू, जो ए से लेकर पी तक है वो है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और जो बी ने ट्रेवल किया है वो है, सॉरी, बी पॉइंट से बी पॉइंट तक जो ट्रेवल हुआ है वो है बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अच्छा, अब आपको ये भी बताया कि एस इज इक्वल्स टू वी टी वाला एक फार्मूला है जो कि हम यूज़ करते हैं अगर मुझे टाइम निकालना है, तो इट कुड बी इक्वल्स टू एस बाई वी। तो इस केस के अंदर अगर मुझे टाइम को कैलकुलेट करना है तो एस इज़ द लेंथ, लेंथ यहाँ पे एल है, और जो वेलोसिटी है वो अगर हम वेलोसिटी ऑफ लाइट ले रहे हैं तो ये सी कहलाएगा, यानी हम इसको सारे सिस्टम को इन वैक्यूम लेके आ रहे हैं। अच्छा, अगर मैं यूँ करूँ कि इनका मैं डेरिवेटिव ले लूँ, यानी मैं चेंज देखना चाह रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्टिवली कितनी चेंज आ रही है, तो इस केस के अंदर तो ये डी एल बाई डी एक्स आ जाएगा, एंड दैट कुड बी इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि डी टी को डी एक्स के साथ हम टाइम जो होता है नॉर्मली आपको पता है ना इंडिपेंडेंट होता है, तो इसलिए इसका डेरिवेटिव यहाँ पे ज़ीरो के इक्वल आएगा। लेकिन एल की जो चेंज है, एक्चुअल चीज़ ये वाली है, जो एल है, जो लेंथ है टोटल ट्रेवल्ड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, उसके अंदर क्या तब्दीली आई, तो इसके लिए हमें इस एल का जो ये लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, यानी इसका डेरिवेटिव और फिर इसका डेरिवेटिव। तो अगर हम फॉर एग्जांपल डी एल बाई डी एक्स लेते हैं पहला पार्ट इसका, तो इसमें हम कहेंगे ब्रिंग द पावर टू द बेस, पावर कितनी है इसकी 1/2, अंडर रूट का मतलब है 1/2, इसका मतलब है ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की होल पावर 1/2, और फिर हमने ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर लिखा, और फिर जो डेरिवेटिव का लॉ है उसके मुताबिक रिड्यूस वन फ्रॉम द पावर, तो टोटल पावर इसकी 1/2 थी, इसको हमने कहा कि ब्रिंग द पावर टू द बेस, रिड्यूस वन फ्रॉम दैट पावर, एंड और फिर मल्टीप्लाई के साथ ही टेक द डेरिवेटिव ऑफ रिमेनिंग फंक्शन, दैट इज ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो इसको ज़रा सॉल्व करके देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा 1/2 और ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर की होल पावर अब -1/2 हो जाएगी, और ए स्क्वेयर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स 0 है, तो यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा सिर्फ 2x, इसकी भी रिड्यूस पावर करेंगे तो 1 आ जाएगा, तो 2x। अच्छा, अब ये जो 2 है ये इससे जाएगा, तो एट द एंड आपके पास जो रह जाएगी चीज़ वो कुछ ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होगी, यानी एक्स डिवाइडेड बाय ये पावर पॉजिटिव में हो जाएगी, तो ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर। तो ये पहले हिस्से का डेरिवेटिव। इसी तरह से सेकंड हिस्से का भी डेरिवेटिव लेंगे तो उसके अंदर भी हमारे पास विद नेगेटिव साइन जो ऊपर वाली चीज़ है ना डी माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट बी स्क्वेयर प्लस डी माइनस एक्स रह जाएगा। अच्छा, मैं अब इसको लिख देता हूँ यहाँ पे कि जो आपके पास डी एल बाई डी एक्स है, मैंने कंप्लीट डेरिवेटिव नहीं यहाँ पे आपको पार्ट बताया, सिंपल डेरिवेटिव है, तो आप इसको निकाल लेंगे, ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस ऑफ
d minus x over p square plus d minus x होल स्क्वायर। और ये आपको पता है कि जब इसको विद मल्टीप्लाई बाई 1/c करेंगे तो ये एक c यहाँ पे भी आ गया और एक c इधर भी आ गया, और ये सारी चीज़ जो है ये इक्वल्स टू है 0 के, ताकि ये इसके इक्वल आ सके। तो अगर हम इसको दो पार्ट्स को अलहदा कर लें तो ये अल्टीमेटली बच जाएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू d माइनस एक्स ओवर b स्क्वायर प्लस d माइनस एक्स का होल स्क्वायर। c दोनों तरफ से आपके पास फिर कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब अगर हम ये यहाँ पे ना इस चीज़ को अगर देखें इस ट्राइंगल के मुताबिक, मैं अगली स्लाइड पे नहीं जाना चाह रहा ताकि मैं यहीं पे इसको वाइंड अप करूँ। तो आप अगर इस ट्राइंगल को देखें, ये x है, ये a है और ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो इसमें अगर ये एंगल थीटा है तो थीटा के सामने आपको परपेंडिकुलर नज़र आ रहा है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर है x और ये हाइपोटेन्यूज है ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज आपको पता है कि ये साइन थीटा कहलाता है। इसी तरह से अगर आप इस तरफ आए तो ये थीटा के बिल्कुल सामने परपेंडिकुलर है, तो d माइनस एक्स बाई बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स होल स्क्वायर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये भी आपके पास एंगल ही बनता है। अब ये कौन सा एंगल है, इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो ये बेसिकली है साइन ऑफ थीटा 1, क्योंकि ये इस तरफ एंगल ये जो है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो d माइनस एक्स ओवर दिस वन, तो ये साइन ऑफ थीटा 1 प्राइम या थीटा 2 या जो भी आप इसको कहना चाहें, तो थीटा 1 प्राइम हमने सपोज किया था। तो साइन ऑफ थीटा 1 इज इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा 1 प्राइम। तो इससे हमें पता चला अगर साइन फंक्शन दोनों तरफ से इन्वर्स कर दें तो ये आ जाएगा फाइनली थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 1 प्राइम, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये पहला लॉ जो है वो हमने इस प्रिंसिपल के अंदर फिट करके इससे हमने एक चीज़ को प्रूव किया है। अच्छा, उसके बाद अब इसी चीज़ को हम लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन पे लगाएंगे, यानी स्नेल्स लॉ पे n1 sin थीटा 1 इक्वल्स टू n2 sin थीटा 2, इसी से हमने प्रूव करना है फर्मी प्रिंसिपल से ही। लेकिन एक छोटा सा क्वेश्चन हम पहले अटेम्प्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमें आइडिया हो जाएगा कि हम इसमें और फर्दर क्या चीज़ें लेके आ सकते हैं। एक प्रॉब्लम है, लाइट पासिस फ्रॉम एयर इनटू अ लिक्विड एंड इट्स डेविएटेड द एंगल ऑफ 19 डिग्री व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 52 डिग्री। व्हाट इज द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ द लिक्विड। तो आपके पास ये याद रखिएगा कि ये थीटा 2 की बात कर रहा है, एक्चुअली 52 डिग्री 19 डिग्री उसमें डेविएशन आई है। तो जो 52 डिग्री पे वो आ रहा था तो 19 डिग्री उसके अंदर डेविएशन आ गई। तो आपने इसको जो मालूम करना है ना, तो ये 33 डिग्री बन जाएगा, और n जो है वो साइन ऑफ 52 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 33 डिग्री, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ से आप, और एक एयर से आ रही है तो n1 जो है वो आपके पास डेफिनेट सी बात है वो 1 कहलाएगा, तो यहाँ से आपके पास n2 जो है, ये बेसिकली n2 लिखा हुआ है, तो ये n2 आपके पास 1.45 आ जाएगा। चलें जी, अब लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन फर्मीट एंगल के मुताबिक देखते हैं। अब इसमें मैं दोबारा से फिर जो है ना एक यहाँ पे वेव ड्रा करता हूँ। अब हम मीडियम को कुछ यूँ लेते हैं कि लेट से ये आपके पास एक अब दो मीडिया है, इससे ऊपर जो है ना वो आप सपोज करें कि ये n1 है, और इससे नीचे जो मीडिया है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वह n2 है। एक रे आई है, वो इस पॉइंट पे स्ट्राइक करती है, और स्ट्राइक करने के बाद उसके अंदर बेंडिंग आ जाती है। ठीक है जी, उसके अंदर ये बेंडिंग आ गई। अच्छा, ये मुझसे थोड़ा सा सही ड्रा नहीं हो रहा। अच्छा, उसके बाद ये इसका नॉर्मल है। ठीक है, अब वही पुरानी चीज़ के अगर ये यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करें तो ये हमारे पास ए कहलाएगा, और यहाँ से अगर हम एक परपेंडिकुलर इस सरफेस के साथ ड्रा करें तो ये बी कहलाएगा। अब ये टोटल पाथ जो है ना, यहाँ से वेव चली, ये पॉइंट पी था और ये पॉइंट बी है, तो हमने ये टोटल लेंथ इसकी कैलकुलेट करनी है। वही पुराना तरीका, ये अगर एक्स है तो ये आपके पास रह जाएगा टोटल डी में से एक्स। अगर ये टोटल डिस्टेंस हम कितना ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक को हॉरिजॉन्टली, अगर हम डी कह रहे हैं। अब ये जो एंगल है दैट इज थीटा 1,
और ये जो एंगल होगा नॉर्मल के साथ ये थीटा 2 कहलाएगा। और इसी तरह से अगर अब हम इसको जी एंगल के मुताबिक देखें तो ये थीटा 1 है और यहाँ पर आपके पास ये एंगल जो होगा ये थीटा 2 कहलाएगा। चले, अब ये वो फिगर है जो हमने ड्रा कर लिया। टोटल जो लेंथ ट्रेवल्ड है ना, तो उसके लिए अगर हम उसकी अब यहाँ पे ना एक नई चीज़ भी इंट्रोड्यूस मैं अभी करूँगा, तो मैं आपको साथ साथ उसमें ब्रीफिंग भी दे दूंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अगर मैं टोटल टाइम के मुताबिक इसको डायरेक्टली लिखूं तो ये कुछ यूँ बनेगी कि जो लेंथ पहले हिस्से में है दैट इज़ L1 और जो दूसरे वाले में है उसको मैं L2 कह देता हूँ। तो लेंथ डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, क्योंकि आपको पता है ना कि जब मीडियम चेंज होता है तो आपके पास वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है वो चेंज हो जाती है, तो उसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। अब दो मीडियाज हैं, वैक्यूम नहीं है, तो एक को मैंने v1 और एक को मैंने v2 कह दिया। अब ये टोटल टाइम ट्रेवल्ड है फ्रॉम A टू B, ये याद रखिएगा A से B तक का जो टाइम यहाँ तक आने के लिए। और आपको पता है कि n इज इक्वल्स टू सी बाई वी। तो अगर मैं इसको लिखूं कि मुझे v चाहिए तो v इज इक्वल्स टू सी बाई n, और अगर मुझे v1 चाहिए तो c बाई n1, और अगर v2 चाहिए तो v2 इक्वल्स टू c बाई n2 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं v1 की वैल्यू पुट करूंगा तो ये नीचे c और n1 ऊपर चला जाएगा। तो इससे आप यूं लिख सकते हैं फिर कि n1 L1 प्लस n2 L2, और नीचे कॉमनली आपके पास एक c आ जाएगा। दो के अब इसका मतलब है कि ये टोटल लेंथ जो है ना, इसको अगर मैं l कह दूं तो ये दैट इज n1 L1 प्लस n2 L2 दैट इज इक्वल्स टू द l और नीचे c। तो जो अब हमारे पास न्यू लेंथ आई है दैट इज द प्रोडक्ट ऑफ n1, द लेंथ ट्रेवल्ड फ्रॉम a टू पॉइंट p with the refractive index n1 plus n2 टाइम्स द L2। ये वो लेंथ है जो कि हमने कैलकुलेट की है। अच्छा, अब इसमें ना ये याद रखिएगा कि ये जो लेंथ है इसको हम ऑप्टिकल लेंथ बोलते हैं, और ये जो लेंथ है इसको हम ज्योमेट्रिकल लेंथ बोलते हैं। ठीक है जी। तो ये ज्योमेट्रिकल लेंथ है वो जो है ना उसको हम कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि n1, और इसको मैं एक ही स्टेप में यहाँ पे करता हूँ n1, अब L1 दैट इज L1, ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो ये वही पुरानी तरीकाकार है कि इसमें ये हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली अगर हम n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो अब इस केस के अंदर भी ये आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके जी। अच्छा, अब हम वही अगर हम इस टाइम का डेरिवेटिव लें जिस तरह मैंने पहले लिया था dx बाई, तो इसका मतलब होगा कि आप टोटल डेरिवेटिव ले रहे हैं किसका, L का विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने डायरेक्टली वो स्टेप लिख दिया, इक्वल टू जीरो भी कर दिया। तो आपने इस L का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लेना है, और L इज बेसिकली द प्रोडक्ट ऑफ n1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस n2 अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स होल स्क्वायर। तो ये मैंने आपको पिछली दफा डेरिवेटिव सिर्फ इसमें n1 और n2 आ रहा है। तो जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, नेक्स्ट पेज पे चले जाते हैं, तो इसका डेरिवेटिव लेने के बाद अब मैं वो बीच में से वो स्टेप स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो सिंपल से डेरिवेटिव्स हैं। तो जब आप इसको लेंगे और इक्वल टू के जीरो के इक्वल करेंगे माइनस साइन की वजह से, ये दो आपके पास n1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स आवर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और इक्वल्स टू n2 डी माइनस एक्स अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये बिल्कुल वही चीज़ बनी है। अब ये एक्स ओवर ए प्लस ये साइन ऑफ थीटा 1 था, साथ इसके आ गया n1, और ये उसी तरह से वही पुरानी चीज़ है। तो साथ सिर्फ क्या आ गया n2, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ गया। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये बाद में आपको हमने
दैट इज द प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ। तो ये स्नेल्स लॉ यहाँ से प्रूव होता है। तो ये अब आपने ना एक और, जैसे हमने कुछ देर पहले वो ऑप्टिकल लेंथ और ज्योमेट्रिकल लेंथ कही थी ना, इसी तरह से एक वेव लेंथ भी होती है किसी मीडियम के अंदर, जिसको हम वेव लेंथ लेमडा एन कह देते हैं, और ये हमेशा इक्वल होती है वेव लेंथ मल्टीप्लाइड बाय v बाय सी, दैट इज द v बाय सी का मतलब है कि ये n का ऑपोजिट है, c बाय v होता है, तो ये 1/n लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वेव लेंथ in the medium is always equal to the wavelength in the vacuum divided by the रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये वेवलेंथ वैक्यूम के लिए है, ये वेवलेंथ किसी मीडियम के लिए। तो ये भी एक छोटा सा फार्मूला है जो शायद डायरेक्टली आपको कहीं नज़र ना आए, लेकिन ये इस तरह के फार्मूला से हम इन्वॉल्व करते हैं तो हमें बहुत सारी और चीज़ों के बारे में भी इल्म होता है। अच्छा, अब कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि मैंने आपसे डिस्कस करने हैं। वो प्रॉब्लम जब आप 2-3 प्रॉब्लम्स करेंगे ना, तो फिर आपके जहन में कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अच्छा, और एक छोटा सा टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वो भी हम इस स्नेल्स लॉ से आगे जाके देखते हैं, या पहले उसको कर लें तब भी आपकी मर्जी है। वो उसमें ये है कि फॉर एग्जांपल एक मीडियम है ना, तो जब आप एक सर्टन एंगल पे लाइट को फेंकते हैं, तो कुछ लाइट आपके पास रिफ्लेक्ट होती है और कुछ आपके पास रिफ्रैक्ट होती है। सिमिलरली अगर आप एंगल बढ़ाते चले जाएं तो होगी, लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि जिसके ऊपर आपके पास जितनी भी लाइट गई वो सारी की सारी उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। कोई भी लाइट जो है ना वो इस मीडियम से बाहर नहीं निकलेगी। तो इसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें ये जो एंगल होता है, जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो इसको हम क्रिटिकल एंगल थीटा सी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जिसको हम थीटा सी इज कॉल्ड द क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या चीज़ है? क्रिटिकल एंगल बेसिकली आपके पास वो एंगल है जिसके ऊपर आके वो मीडियम से कोई लाइट भी दूसरे मीडियम में नहीं डाल रहा। तो स्नेल्स लॉ के मुताबिक n1 sin थीटा 1 इज इक्वल्स टू n2 sin थीटा 2 कहलाएगा। अब अगर हम इसको फॉर एग्जांपल एयर से लेके आ रहे हैं, तो ये इसकी जगह पर आप 1 पुट करेंगे और ये हो जाएगा साइन ऑफ थीटा सी, दैट इज इक्वल्स टू, या इसको भी सॉरी 1 ना पुट करें, सिंपली n1 ही पुट करें, और ये n2 जो है साइन ऑफ थीटा 2। अच्छा, अब अगर हमने थीटा साइन ऑफ थीटा सी को यूं रहने दें और n1 और n2, ये जो साइन एंगल है ना, इस पे आके आपने देखा कि वो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो 90 डिग्री हो गया था। तो 90 डिग्री के ऊपर आपको पता है कि साइन की वैल्यू साइन 90 इज इक्वल्स टू 1, यानी वो जो पिछली जो इक्वेशन थी उसके अंदर हमने देखा था कि वो लाइट जो थी वो उसने ये नॉर्मल था ना, तो वो नॉर्मल के परपेंडिकुलर होके इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और बाकी लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो गई है, यानी वो इस मीडियम के अंदर ट्रैवल नहीं किया। तो इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए जो यहाँ पर n2 तो रहेगा, लेकिन ये जो वैल्यू होगी थीटा 2 की वो 90 डिग्री हो जाएगी। तो ये इंटू 1 हो जाएगा, और थीटा ऑफ c इज नथिंग बट साइन इनवर्स ऑफ n1 और n2। तो ये क्रिटिकल एंगल आप इस तरीक़ाकार से मालूम कर सकते हैं, और इसी से हम बहुत सारे और क्वेश्चंस भी हैं जिन जो कि हम सॉल्व कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम एयर की बात करें तो क्रिटिकल एंगल एयर के लिए और ग्लास के लिए क्या होगा, तो क्रिटिकल एंगल हम निकालना अगर चाहें तो इसको हम फिर लिख देंगे कि ये जी n1 एयर के लिए, और ग्लास को अगर हम 1.5 लेते हैं, अच्छा ग्लास जिसे कहते हैं, तो 1.5 के साथ इसका जो एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल बनेगा वो 41 डिग्री 0.8 है। तो इसका मतलब है कि ये तकरीबन 42 डिग्री तक आप इसको कह सकते हैं कि ये इससे लेस पे ये क्रिटिकल एंगल होगा, यानी एयर से अगर आप ग्लास में लाइट को थ्रो कर रहे हैं और वो एंगल ये है या इससे ज़्यादा हो रहा है 42 की तरफ, 42 तक आप इसको कह सकते हैं, बाज़ किताबें 42 भी इसको रिपोर्ट करती हैं। तो उसके ऊपर कोई भी लाइट जो होगी ना वो दूसरे मीडियम में ट्रैवल नहीं करेगी, वो उसी मीडियम के अंदर ही रहेगी। तो ये लाइट के एक छोटा सा एग्जांपल है कि लाइट जो है ग्लास से एयर में हम इसको कैसे करेंगे। अच्छा, इसमें फ़ायदा क्या होगा? इसमें फ़ायदा ये होगा कि आपके पास जो n2 होता है ना, जैसे ये केस है, इसमें आप आपने देखा ना कि साइन की वैल्यू मैक्सिमम 1 हो सकती है, इससे आगे तो जा नहीं सकती। तो इसलिए आप ये चीज़ ऑब्जर्व करेंगे कि n2 हमेशा n1 से लेस होगा, n2 हमेशा n1 से लेस होना चाहिए।
तो तब ये आ सकता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के अंदर एक बात ये भी याद रखनी है कि जो मीडियम है लोअर इंडेक्स का रिफ्लेक्शन का इस्तेमाल होगा, और टोटल का मतलब ये होता है, यहाँ पे टोटल इंटरनल का मतलब क्या था, इसमें लफ्ज़ जो टोटल है ना उसका मतलब होता है कि जो एनर्जी है नो लेस इंटेंसिटी, इसकी इंटेंसिटी लेस नहीं होगी और एनर्जी भी आपके पास सेम रहेगी। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का ये एक छोटा सा टॉपिक था जो बीच में हमने इन्हीं चीज़ों के बीच में कवर किया है। इसको आपने याद रखिएगा, जो भी लेक्चर होता है इसको किताब से पढ़ने के बाद ही आपको फ़ायदा होगा। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ चीज़ों का और आइडिया होगा कि हम इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह क्यों इतना अहमियत देते हैं या क्यों मालूम करते हैं। चलें एक प्रॉब्लम करते हैं, अपने पिछले टॉपिक से रेलिवेंट है। सपोज डैट एक रेड लाइट है और उसका जो वेव लेंथ है दैट इज़ 632 नैनोमीटर, और इंसिडेंस एंगल जो है ना आप सपोज करें कि उस लाइट का जो है वो 39 डिग्री है, और ग्लास माइक्रोस्कोप स्लाइड्स है जिसकी थिकनेस आप डी ले लें, 0.78 नैनोमीटर है, और ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 डिग्री आप ले लें, या सॉरी डिग्री नहीं होता, इसका कोई यूनिट नहीं होता। वेव लेंथ आपने मालूम करनी है इन अ ग्लास, एक ये मालूम करना है, और फिर ऑप्टिकल पाथ लेंथ जो है ना लाइट की वो फाइंड आउट करनी है। तो वेव लेंथ ऑफ द ग्लास जो है वो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था लैम्डा बाय लैम्डा एन। अब यहाँ पे वेव लेंथ ऑफ द ग्लास के लिए आ जाएगा। यहाँ पे वेव लेंथ जो रेड कलर की लाइट है 632 है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 है, तो ये 416 ऑफ नैनोमीटर आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली ये तो ए पार्ट था। बी पार्ट में मैंने आपको आपसे पूछा कि आप ये बताएं कि जो ऑप्टिकल लेंथ है वो कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो ऑप्टिकल लेंथ के लिए आप स्नेल्स लॉ को इस्तेमाल करेंगे। तो साइन ऑफ लेट्स से थीटा 2, एन टू भी साथ है तो एन टू को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ, साइन ऑफ थीटा 1 ओवर एन टू, क्योंकि एन वन की वैल्यू यहाँ पे हम 1 ले रहे हैं, जो एयर से जा रही है। तो यहाँ से अगर आप थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे ना तो थीटा 2 जो है दैट इज इक्वल्स टू 24.5 डिग्री और थीटा 1 इंसिडेंट एंगल तो आपको पता नहीं 39 डिग्री की बनता। तो ऑप्टिकल लेंथ आप यूँ आप देखें ना, ऑप्टिकल लेंथ इसकी ये बनेगी ना यूँ और फिर यूँ, ये टोटल था, और ये बीच में वो एक मीडियम है, ठीक है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये ऑप्टिकल लेंथ थी, ए से लेकर बी तक। तो इसको अगर हम दूसरे वर्ड्स में ले लेना तो ये आपके पास डी है। तो ये इसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि डी इज इक्वल्स टू ए बी कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ से हम अगर हम ऑप्टिकल लेंथ को मालूम करना चाह रहे हैं तो ए बी दैट इज इक्वल्स टू डी बाय कॉस थीटा हो जाएगा। तो और ऑप्टिकल लेंथ के लिए हम जब इसको पुट करेंगे तो ये एल इज इक्वल्स टू एन टाइम्स ए बी। अब आपको यहाँ पर जो एंगल है कॉस ऑफ थीटा वो ये गिवन है 24.5, यहाँ पुट करेंगे, डी की वैल्यू 0.78 ये गिवन है, तो ए भी निकल आएगा, और उसके साथ आप जब एन को मल्टीप्लाई करेंगे, एन फॉर द ग्लास इज 1.52, तो ये आपके पास ऑप्टिकल लेंथ आ जाएगी जो कि बनती है 1.3 मिलीमीटर। ठीक है जी, सिंपल वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास ये एक रिजल्ट निकल आएगा। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है, वो भी इसी तरह का क्वेश्चन है, थोड़ा सा थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जिनसे आपको ये एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना होती है कि आप चीज़ को अंडरस्टैंड कर जाएं। ये है कि अगर हमारे पास एक प्रिज्म है और उसको हम पानी में रख दें, तो बताएं कि प्रिज्म के साथ क्या होगा, यानी व्हाट हैपेंस इफ द प्रिज्म इज इमर्स्ड इन द वाटर, एंड वाटर का जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है दैट इज 1.33। तो इसका न्यू क्रिटिकल एंगल क्या होगा। न्यू क्रिटिकल एंगल जो है वो आपने फाइंड आउट करना होता है। तो थीटा सी जो है दैट इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स ऑफ एन टू ओवर एन वन, और यहाँ पर आप इसको वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो साइन इनवर्स ऑफ 1.33 डिवाइडेड बाय 1.5, तो ये आपके पास बन जाएगा 62.5 डिग्री। अच्छा अब इसका मतलब है जो एक्चुअल एंगल है ना वो आपके पास 45 से
लेस है। 45 जो है ना, वो आपको पता है ना, 45 डिग्री जो एक्चुअल क्रिटिकल एंगल है वो लेस हो गया है इस 62 डिग्री से। तो इसका मतलब है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है ना, वो आपके पास 45 डिग्री पर होती है। तो यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होगी वो नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब हमें स्नेल्स लॉ को लगाना पड़ेगा, साइन थीटा 1 n2 साइन थीटा 2। तो अब ये n1 की जगह 1.5 साइन ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू 1.33 साइन ऑफ थीटा 2। तो जब आप इसको फाइंड आउट करते हैं तो ये थीटा 2 की वैल्यू जो है ना, ये आपको 52.9 डिग्री दे देगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये ठीक कह रहा था, इससे ये कम ही होगा। तो ये 52.9 डिग्री आपके पास यहाँ पे ये वैल्यू निकल आती है। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन और है, उसको अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं कि उसके अंदर वो क्या पूछना चाह रहे हैं। वो ये है कि इन व्हाट डायरेक्शन डज द फिश सी। एक मछली है पानी के अंदर, वो किस डायरेक्शन में दिखेगी द सेटिंग सन। जो जब जब उसको सन नज़र आ रहा है, ज़ाहिर है दरिया है, दरिया के ऊपर तकरीबन नॉर्मल ही होता है, सर के ऊपर ही बिल्कुल अगर सूरज आया हुआ है। तो नीचे से फिश पानी के अंदर से उसको देख रही है। द इंडेक्स ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर N2 इज 4/3, दैट इज 1.33, एंड द एयर इज 1। तो द रे, इसमें आपने याद रखना है, द रे setting sun comes nearly tangent, यानी 90 डिग्री पर वो उसके ऊपर पड़ रही है। तो जब हम इसको फाइंड आउट करेंगे ना, तो ये इंसिडेंस के लिए साइन 90 के लिए 1 हो जाएगा, और n1 की वैल्यू a से 1 है, तो ये 4/3, और साइन ऑफ थीटा 2, तो थीटा 2 की जो वैल्यू निकल आएगी वो आपके पास हो जाएगी 48.6 डिग्री। तो ये क्रिटिकल एंगल होगा किसके लिए, फिश के लिए। ठीक है। तो अब इसका मतलब है कि जो फिश है वो प्रिसीव्स कर रही है सन को 90 में से आपको ये थीटा 2 निकालना पड़ेगा, यानी 48.6। तो ये जब आप इसको माइनस करेंगे तो ये तकरीबन 41.4 डिग्री होगा। ये वो होगा जो कि विद द रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, जिस पे वो सी जो है ना उसको देख पाएगी। मतलब इसको मैं यूँ ड्रॉ भी कर देता हूँ, असल में ड्राइंग थोड़ी इतनी अच्छी नहीं है, तो वो लेट से ये परपेंडिकुलर है। ये एक सरफेस है वाटर की, और ये सन है जो बिल्कुल तकरीबन 90 डिग्री पर है। और ये वाटर के अंदर का आप सिचुएशन कर लें, यहाँ पर एक लाइक फिश है जो कि देख रही है, ये एंगल बनता है थीटा 2, और ये 1.33 है, और ये 1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1, और ये n2 कह लें। तो ये जो एंगल यूं बनेगा, ये टोटल तो 90 डिग्री है, और 90 डिग्री के बाद आपने ये जो एंगल निकालना है, ये आपके पास 41 डिग्री आ जाएगा। इस तरह के और कई सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम लेके आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इसी फिश के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम इसी इसी को आगे लेके चलें, तो हम इसमें कुछ ये कह सकते हैं कि व्हेन फिश लुक्स अप एट द सरफेस ऑफ अ परफेक्टली स्मूथ लेक, द सरफेस अपीयर्स डार्क एक्सेप्ट इनसाइड अ सर्कुलर एरिया। यानी उसको जब वो बिल्कुल नीचे से ऊपर देख रही है ना, तो ऊपर उसको सारी सरफेस डार्क नज़र आ रही है, लेकिन सिर्फ वो रीजन, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं ड्रॉ करता हूँ कि ये सरफेस है, लेट से ये अपर हाफ है और ये लोअर है। अब वो जब ऊपर देख रही है ना फिश, यूँ सिर्फ ये अपनी आँख से, तो उसको ये सारी सरफेस डार्क नज़र आ रही है, माँ सवाए ये जो उसका आँख का अपर्चर सा है, या जो वो वैल्यू है, सर्कुलर एरिया है जो उसके डायरेक्टली अबव है, इस एरिया में वो देख पा रही है। तो ये टोटल एंगल अगर हम यहाँ पे साई ले लें ना, तो इसका मतलब ये होगा कि इसका एक जो एंगल होगा वो थीटा 2 है। तो थीटा 2 का मतलब है कि ये एंगल यहाँ से भी तो हम निकाल सकते हैं, ये थीटा 2 ही रहेगा। और ये जो ऊपर एंगल यहाँ से रे जा रही है इस तरफ और इस तरफ, तो ये थीटा 1 कहलाएगा।
तो इस फिगर के मुताबिक तो जो साई है दैट इज 2 टाइम्स ऑफ थीटा 2। तो हमने अगर हम साई निकाल लें या थीटा 2 को फाइंड आउट कर लें तो हमें ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। थीटा 2 को हम निकाल सकते हैं, वो स्नेल्स लॉ ही हम अप्लाई करेंगे। साइन थीटा 2 इज इक्वल्स टू n1 साइन ऑफ 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 1.33 वाटर के लिए। तो जब हम इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं, साइन 90 भी 1, ये भी 1, तो ये 1.33 बनेगा, तो ये 0.75। तो इसको जब हम थीटा 2 को कैलकुलेट करते हैं दैट इज 48.6 डिग्री। तो इसका जो डबल है दैट इज साई, और साई फिर आपके पास तकरीबन बन जाएगा 96.2 डिग्री। तो ये आपके पास साई की एक कंप्लीट वैल्यू आ जाएगी जिसको हम मालूम कर सकते हैं। तो क्वेश्चन दोबारा समझ लें कि एक फिश है जो कि सरफेस से ऊपर की तरफ देख रही है एक स्मूथ लेग के ऊपर, और उसे ऊपर सरफेस जो है वो डार्क नजर आ रही है, सिर्फ उसका जो सर्कुलर आंख का सर्कुलर एरिया है उसमें उसको रोशनी नजर आएगी। तो कहता है कि आप एंगल मालूम करके दें। वो एंगल जो है, ज़ाहिर है मैंने आपको ये साई बताया, वो साई होगा, और वो साई जो है वो किसके इक्वल होगा कि वो दैट इज 2 टाइम्स ऑफ थीटा 2। और यहाँ पर ये याद रखिएगा कि जब वो ऊपर देख रही है ना, तो वो उसकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा 1 बनता है ना ऊपर देखने वाला, तो उसके लिए थीटा 1 की वैल्यू हमेशा आप 90 डिग्री सपोज करेंगे। अगर ये सपोज नहीं करेंगे तो फिर आप रिजल्ट्स की तरफ नहीं जा पाते। ठीक है जी। तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। लेट मी चेक, अगर कोई और क्वेश्चन मेरे जहन में आए तो मैं आपको वो भी बता दूं, ताकि आई थिंक सो इतना इनफ है। और इस लेक्चर को आप अपने थोड़ा सा क्रिटिकली अंडरस्टैंड करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को आप लोगों ने पढ़ना है ताकि ये हम इस क्वेश्चन